नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की क्लास में। अपन ने जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है धातु तथा अधातु। इसकी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था धातु और अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों के बारे में। तो देखिए, जो आपके धातुएं होती हैं वो आपके कैसी होती हैं? कठोर, साथ के साथ ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन इनका जो अपवाद है वो क्या है कि एक तो मरकरी जो कि आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। दूसरा कि आपके सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, इनको हम आसानी से चाकू से काट भी सकते हैं, तो यानी कि ये कठोर नहीं होती, तो ये क्या हो गया? अपवाद। दूसरा धातुओं का भौतिक गुण क्या था कि इनमें ध्वनिकता का गुण पाया जाता है, इसीलिए अपन इनको सोनोरस कहते हैं। इनमें आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है, यानी कि इनको पीट पीट कर हम एक लंबी चादर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं आघात वर्धनीयता का गुण। दूसरा हमने एक और देखा तन्यता का गुण, जिसमें हम जो धातु है उसको पतले तार के रूप में व्यक्त कर सके, उसे हम कहते हैं तन्यता। सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन है अपने? तो सबसे ज्यादा तन्य धातु है सोना। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार हम बना सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि जो धातुएं होती हैं उनका गलनांक बहुत अधिक होता है, लेकिन इसका अपवाद क्या था? गैलियम और सीजियम, जिनका गलनांक क्या होता है? बहुत कम। धातुएं जो हैं विद्युत की सुचालक होती हैं, लेकिन जो आपका लेड यानी कि आपका पीबी, सीसा और मरकरी, ये विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती हैं। तो ये देखा हमने धातुओं में। अधातुओं के भौतिक गुण में क्या देखा कि जो अधातु होते हैं वो भंगुर प्रकृति के होते हैं, साथ के साथ या तो ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं या फिर आपकी गैस अवस्था में, जैसे आपके कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब क्या है? आपके अधातु हैं। लेकिन इसका अपवाद क्या है? ब्रोमीन, जो कि आपके द्रव अवस्था में पाई जाती है। लाल रंग की द्रव जो है ब्रोमीन होती है। इसके बाद जो अधातु होते हैं उनमें चमकने का गुण नहीं पाया जाता, लेकिन अपवाद क्या है? आयोडीन, जो कि चमकता है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन इसका अपवाद क्या है? कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट, जो कि विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। साथ के साथ अधातुओं में ना ही आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है, ना ही तन्यता का गुण पाया जाता है और ना ही ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। ये सब डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में। आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में। भौतिक गुणधर्म तो अपन को पता चल गए कि देखने में कैसे हैं, क्या जो है इनकी नेचर होती है भौतिक। अब अपन बात करेंगे कि इनके अंदर रिएक्शंस कैसे कैसे ये करते हैं। जो आपकी धातुएं होती हैं उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस को हम पढ़ने वाले हैं, तभी तो बता पाएंगे ना कि इनके रासायनिक गुण क्या क्या है। तो देखो, इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले ये है कि आपके जो धातुओं के रासायनिक गुण हैं उनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि धातु की वायु के साथ अभिक्रिया, यानी कि आपके कोई भी मेटल है, जैसे मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, इसने जो है वायु के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, सबसे पहले अपन ये डिस्कस करेंगे। फिर आज ही की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे जल के साथ अभिक्रिया। तो आपकी जो धातुएं हैं कौन से जल के साथ? गर्म जल के साथ, ठंडे जल के साथ, भाप के साथ, या फिर जो जल के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगी, ऐसी जो है रिएक्शंस को हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो ये दोनों कवर करेंगे अपन आज की क्लास में, और बाकी के जो है दो, अम्ल के साथ अभिक्रिया, लवण के साथ अभिक्रिया, ये अपन पढ़ेंगे अगली क्लासेस में। ठीक है, तैयार है आप लोग? सबसे पहले अपन आते हैं किसी भी धातु की वायु के साथ अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। देखिए, जैसे कोई भी धातु है वो अपनी वायु के साथ, वायु में क्या प्रेजेंट है? अपनी ऑक्सीजन। तो यानी कि अपन को देखना है कि धातु की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। मैंने क्या बोला आपको कि किसी भी चीज का दहन करने के लिए या फिर किसी भी चीज को जलाने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। यानी कि अपने पास जो धातुएं हैं उनको बर्न करने के लिए हमको उनकी रिएक्शन करानी पड़ेगी ऑक्सीजन के साथ।
तो जब कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो किसका निर्माण करती है? धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। क्या? धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मेरे पास क्या है? मैग्नीशियम धातु है। मैंने इस मैग्नीशियम धातु को जला दिया किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसी भी चीज को जलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। तो मैंने इस मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो मेरे पास क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। इसको मैंने कर दिया संतुलित। तो यहां पर जो मैग्नीशियम है वो क्या है? धातु। जो ऑक्सीजन है वो क्या है? O2। तो ये ऑक्सीजन हो गई, ये धातु हो गई। इसने इसके साथ रिएक्शन की तो किसका निर्माण कर लिया? धातु ऑक्साइड का। यानी कि धातु का नाम क्या है? मैग्नीशियम, और ओ से ऑक्साइड बन गया। तो यहां पर क्या बन गया आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। आई नहीं आई बात समझ में? तो धातु ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके धातु ऑक्साइड बना लिया। दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लो। जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है? कॉपर धातु है। उसकी रिएक्शन करा दी मैंने ऑक्सीजन के साथ, यानी कि इसको भी बर्न कर दिया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? ये क्या हो गया? हमारी भाई धातु के साथ, धातु की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। और भी अगर अपन एग्जाम्पल लेके देखें तो मान लो जैसे मेरे पास क्या है? जिंक। इसको मैंने ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न कर दिया तो मेरे पास क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड बन गया। बना नहीं बना जिंक ऑक्साइड? तो ये मेरे पास जिंक ऑक्साइड आ गया। यानी कि कोई भी मेटल लो, उसको आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओ तो आपको क्या मिलेगा? धातु ऑक्साइड मिलेगा। आई के नहीं आई बात समझ में? तो ये है इनका पहला रासायनिक गुणधर्म की किसी भी धातु की वायु के साथ अभिक्रिया। देखिए इधर, धातु को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो क्या हुआ? अपना धातु ऑक्साइड बन के आ गया। कॉपर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। तांबा या कॉपर जो है प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन जो है इस पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। अब ऐसे जलेगा नहीं, जैसे ही कॉपर को अपन ऑक्सीजन देंगे तो ऐसा नहीं है कि वो जलने लगेगा, उस पे जो है एक ब्लैक कलर की लेयर चढ़ने लग जाती है। इसी को ही अपन क्या कहते हैं कि कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन की। आई कि नहीं आई बात समझ में? यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें ले सकती हूँ। आपको ध्यान है पहले चैप्टर में हमने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था, किसका किया था? वो मैग्नीशियम का ही किया था ना। मैग्नीशियम को जलाया था तो अपने पास मैग्नीशियम ऑक्साइड आया था। आया था नहीं आया था? वही अपन यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये भी धातु की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई। कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते? देखिए इधर आगे, यहाँ पर जिंक की, जिंक क्या है? धातु है, उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड बन गया। तो इस तरीके से जब जिंक को हमने जलाया तो क्या बना? जिंक ऑक्साइड बना। अगला देखिए कि जब मैग्नीशियम को हमने बर्न किया किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड आया। तो ये क्या है अपना कि किसी भी धातु की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अब ऐसे ही जैसे मैंने और सारी धातुएं ली है, अब मैंने एल्यूमिनियम को क्या किया? ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न किया। तो देखो आपका क्या बनेगा? जब मैंने एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न किया तो मेरे पास आया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखो यहाँ पर ये क्या है? एल्यूमिनियम है। इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो मेरे पास आ गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या आ गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ गया। तो मेरे पास क्या हो गया कि यहाँ पर जब धातु की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ तो आपके धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ।
एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाने के लिए इसका प्रयोग होता है और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। एल्यूमिनियम वायु के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निर्माण कर लेता है और इससे जो है हम इसको खराब होने से बचा सकते हैं, जिसे अपन कहते हैं एनोडीकरण। आई नहीं आई बात समझ में? तो ये तो हुई कुछ धातुओं की बात जिन्होंने की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अब देखिए, यहाँ पर कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, जैसे कि आपका सोना, जिसे अपन बोलते हैं औरब और जिसका प्रतीक चिन्ह होता है Au। आपके चांदी, जिसे अपन कहते हैं अर्जेंटिनम और जिसका प्रतीक चिन्ह होता है Ag। ये वायु के साथ जो है रिएक्शन नहीं करते हैं। ये क्या करेंगे? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। आयरन या लोहा वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होते, परंतु ज्वाला में लोहा चूर्ण डालने पर वह तेजी से प्रज्वलित होता है। ये कुछ आपके मुख्य बिंदु हैं। ये तो बात हो गई अपनी किसकी? कुछ ऑक्साइड की, धातु ऑक्साइड की। अब इन्हीं कुछ धातु ऑक्साइड के बारे में अपन यहाँ पर एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइडों के बारे में। देखो, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं जिनको अपन कहते हैं एम्फोटेरिक। उभयधर्मी ऑक्साइड ये होते किसके ऑक्साइड? ये धातु के ऑक्साइड ही हैं। इनको अपन क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड, जिनका दूसरा नाम होता है एम्फोटेरिक। क्या नाम होता है? एम्फोटेरिक। अब देखो, उभयधर्मी ऑक्साइड होते क्या हैं? आपके कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करती है, यानी कि अम्ल के साथ भी रिएक्शन करेगी, और आपके क्षार के साथ भी रिएक्शन करती हैं। उन्हें अपन क्या कहते हैं? उभय। उभय का मतलब होता है दोनों। क्या? उभय का मतलब होता है दोनों। तो यानी कि जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगी और जो बेस के साथ यानी कि क्षार के साथ भी रिएक्शन करती है, ऐसी धातुओं के ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि जिंक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और आपका बेरिलियम ऑक्साइड है। ये क्या है? आपके उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं जो आपके अम्ल के साथ भी रिएक्शन कर लेंगे और क्षार के साथ भी रिएक्शन कर लेंगे। आई कि नहीं आई बात समझ में कुछ? देखिए आगे, उभयधर्मी ऑक्साइड वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं, उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे आपके जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और बेरिलियम ऑक्साइड। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात करूं कि हमने यहाँ पर क्या ले लिया? धातु ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसकी रिएक्शन करा दी। पहले तो HCl क्या है अपने पास? यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी कि धातु ऑक्साइड की हमने रिएक्शन करा दी अम्ल के साथ, तो यहाँ पर AlCl3 बन गया, यानी कि लवण बना और जल का निर्माण हुआ। इसी धातु ऑक्साइड को जो है हमने क्रिया करा दी क्षार के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? आपका क्षार है, यानी कि बेस है। जब इसके साथ रिएक्शन कराई तो हमारे पास क्या आ गया? सोडियम एल्यूमिनेट और जो है वाटर बन गया। यानी कि इसने एसिड के साथ भी रिएक्शन की है, इसने बेस के साथ भी रिएक्शन की है, इसीलिए इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम क्या कह देते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कह देते हैं। आई कि नहीं आई बात समझ में कुछ? गई खोपड़ी में? समझ सकते हैं इसको आराम से? तो ये क्या हुए आपके उभयधर्मी ऑक्साइड। देखिए, वे धातु ऑक्साइड जो केवल क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं, कैसी प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के। मुझे देखो एक बात बताओ, इसमें कह रहा है कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो केवल क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे। तुम्हें पता है कि जो बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्षार के साथ रिएक्शन कर रहा है और लवण व जल का निर्माण कर रहा है,
तो आपके ऑब्वियस सी बात है ना कि ये जो क्षार के साथ रिएक्शन करने वाला होगा वो कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। अम्ल और क्षार की रिएक्शन कराते हैं तभी तो आपके लवण का निर्माण होता है नहीं होता है, एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो आपके जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराई जाती है तभी तो आपके लवण का निर्माण होता है, सॉल्ट का। तो आपने इसमें क्या कहा, ऐसे धातु ऑक्साइड जो क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं वो कैसी नेचर के होते हैं, अम्लीय नेचर के होते हैं। कैसी, अम्लीय नेचर के होते हैं। तो धातु ऑक्साइड कैसी प्रकृति के होंगे, ये अम्लीय प्रकृति के, क्योंकि ये अम्ल है, ये क्षार है, तभी तो लवण और जल बनेगा। सिंपल सी बात है। तो ये क्या हुए आपके कुछ उभयधर्मी ऑक्साइड और जो है धातु ऑक्साइडों की प्रकृति। आ गई बात समझ में। तो ये तो हुई पहली चीज रासायनिक गुणधर्मों में कि आपके धातु की वायु के साथ अभिक्रिया। अब अपन यहाँ पर बात करते हैं दूसरी, धातु की जल के साथ अभिक्रिया। ये तो अपना हो चुका, अब अपन पढ़ते हैं इसके बारे में। धातु की जल के साथ अभिक्रिया। देखिए बच्चा लोगों, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया के लिए बढ़िया सी एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। ट्रिक याद करना और धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया आपको ऐसे चुटकियों में याद हो जाएगी। कैसे, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताऊंगी, एग्जाम में लिख के नहीं आनी है, तुम्हें याद करने के लिए। देखो, धातु की जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया। देखो, एक अपन देखते हैं कि गर्म जल के साथ, कौन से, गर्म जल यानी कि हॉट वाटर के साथ रिएक्शन। दूसरी हम देखेंगे कि धातु की ठंडे जल के साथ रिएक्शन, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया। तीसरी हम देखेंगे ऐसी धातुएं जो भाप के साथ रिएक्शन करेगी, और ऐसी धातुएं जो पानी के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगी, जल के साथ नो रिएक्शन यानी कि नो अभिक्रिया। ठीक है, इनके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहली ट्रिक आपको याद करनी है, ठंडे, देखो सर्दियों में ठंडे पानी से नहाते हैं तो कांपते हैं। ठंडे पानी से नहा के बड़ी ऐसी कपन सी होती है ना बॉडी में सर्दियों में। तो देखो, ठंडे जल से नहा के कांपते हैं। तो ठंडे जल से नहा के कांपते में नहा के यानी कि Na के कांपते हैं से Ca, यानी कि ऐसी धातुएं जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेंगी वो कौन कौन सी है, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, Na किसका प्रतीक है, सोडियम का, K किसका प्रतीक है, पोटेशियम का, Ca किसका प्रतीक है, कैल्शियम का। तो ऐसी धातुएं जो कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेंगी वो कौन सी है, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ठंडे जल से नहा के कांपते हैं। दूसरा देखिए, सर्दियों में गर्म पानी से नहा के आपको क्या आता है, मजा आता है, बढ़िया लगता है नहा के। तो देखो, गर्म जल से नहा के मजा आ गया, यानी कि आपको Mg, तो मैग्नीशियम जो धातु होती है वो आपके गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगी। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ठंडे जल के साथ कौन सी धातु अभिक्रिया करती है, गर्म जल के साथ कौन सी धातु अभिक्रिया करती है, भाप के साथ कौन सी धातु अभिक्रिया करती है। ऐसी धातुएं जो पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, तो ठंडे जल से नहा के कांपते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। गर्म जल से नहा के मजा आ गया, यानी कि गर्म वाटर के साथ मैग्नीशियम। फिर आपकी आती है भाप के साथ अभिक्रिया। तो आपने आम की एक किस्म के बारे में सुना होगा, अल्फांसो, जो कि बड़ी ही महंगी है। 1 किलो आम जाने कितने के आते हैं, बहुत ही महंगे आते हैं। यानी कि उसके भाप जो है आसमान को छूते हैं, और आपकी भाप भी उड़ के आसमान को ही छूती है। तो इससे आपको बनाना है अल्फांसो से AlFeZn। ये क्या है आपका, अल्फांसो, यानी कि एल्यूमिनियम,
आयरन और जिंक, ये तीनों धातुएं आपकी भाप के साथ रिएक्शन करेगी। किसके साथ रिएक्शन करेगी? भाप के साथ। अल्फांसो यानी कि एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। इसके बाद हम देखते हैं ऐसी धातुएं जो जल के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगी। तो देखिए कौन सी धातुएं हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगी। तो देखिए सोना चांदी यानी कि आपके AuAg, ऑरम अर्जेंटिनम, ठीक है। सोना चांदी कॉपी करके, तो कॉपी से कॉपर, कॉपी करके जल से नहीं लड़ते हैं, यानी कि नहीं से हो गया कि अभिक्रिया नहीं करेंगे, लड़ने से बना लेड यानी कि Pb। तो आपकी कौन कौन सी धातुएं हो गई जो वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगी? सोना चांदी कॉपी करके जल से नहीं लड़ते हैं। तो आपके सोना चांदी, कॉपर और लेड, ये आपकी वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगी। इस एक पूरी स्लाइड में इन 4 ट्रिक के अंदर आपको पूरे चैप्टर का ये समझ में आ जाएगा कि कौन सी धातु है आपकी किस वाटर के साथ रिएक्शन करेगी। ठीक है, करें आगे। देखिए भाई, सबसे पहले बात करते हैं ठंडे जल के साथ अभिक्रियाशील धातुएं कौन कौन सी है। नहा के कांपते हैं तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। गर्म जल के साथ नहा के मजा आ गया यानी कि मैग्नीशियम गर्म जल के साथ करेगी। भाप के साथ अभिक्रिया तो आपके अल्फांसो, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, जिसके भाव आसमान को छूते हैं यानी कि भाप के साथ अभिक्रिया एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक की। इसके बाद जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करेगा तो कौन कौन? सोना चांदी कॉपी करके जल से नहीं लड़ते हैं, तो सोना चांदी, कॉपर और लेड। ये चारों आ गई चीजें समझ में। 4 ट्रिक में अपन ने याद कर ली। अब देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। तो आपके जो है जल पे कौन कौन सी धातुएं तैरने लगती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब अपन पढ़ते हैं एक एक की रिएक्शन। कैसे? देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया। देखो ठंडे जल के साथ धातु की अभिक्रिया, तो जल्दी से मुझे बताओ कि कौन सी धातु थी जिसने आपकी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया की थी। तो ब्रैकेट में लिख दीजिए, बताइए कौन कौन सी थी ठंडे जल के साथ नहा के कांपते हैं? सोडियम, पोटेशियम और आपके कैल्शियम। अब देखो भाई, आपने क्या कर लिया कि आपने किसकी रिएक्शन करा दी? सबसे पहले सोडियम लिया, उसकी रिएक्शन करा दी ठंडे पानी के साथ। कैसे पानी के साथ? ठंडे पानी के साथ। तो फॉर्मूला तो भाई वही रहेगा ना, पानी का बदलेगा थोड़ी, ठंडा हो चाहे गर्म हो। H2O के साथ रिएक्शन करा दी तो आपका क्या बनेगा? देखो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और आपके H2 गैस बनेगी। क्या बनेगी? H2 गैस बनेगी। इस समीकरण को जो है आप यहाँ पर संतुलित कर सकते हो। देखिए अगर मैंने इसके आगे 2 लगा दिया, इसके आगे 2 लगा दिया, तो यहाँ सोडियम के 2, वहां भी सोडियम के 2, ऑक्सीजन के वहां पर 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं? 1 ही है, तो यहाँ पर भी 2 लगा दिया। ऑक्सीजन के 2 हो गए, हाइड्रोजन के 4, उधर हाइड्रोजन के 2 और 2 4, यानी कि समीकरण हो गया संतुलित। तो ये क्या हो गई अपनी सोडियम की किसके साथ रिएक्शन? ठंडे जल के साथ रिएक्शन। ऐसे ही अपन जो है पोटेशियम की भी करा सकते हैं। पोटेशियम की ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करा दो, क्या बनेगा आपका? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और H2 गैस बनेगी। बनेगा नहीं बनेगा? इस समीकरण को आप जो है संतुलित कर सकते हैं, इसको संतुलित कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पोटेशियम की पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ऐसे ही आप कैल्शियम की कराएंगे तो देखो कैल्शियम की वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और आपके H2 गैस बनेगी।
यानी कि ये क्या हो गई, आपकी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया हो गई। आई कि नहीं, यही बात समझ में। अब देखो, अब अपन करते हैं गर्म जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, क्या करते हैं, गर्म जल के साथ अभिक्रिया देखते हैं। तो गर्म जल के साथ अभिक्रिया कौन करते हैं, आपकी बताइए। गर्म पानी से नहा के मजा आ गया, तो भाई कौन करेगा गर्म पानी के साथ रिएक्शन। दूसरा है अपना गर्म जल के साथ धातु की अभिक्रिया। तो कौन सी धातु गर्म जल के साथ, मैग्नीशियम। करवाओ, तो ये मैग्नीशियम लिया, इसकी कराई गर्म पानी के साथ रिएक्शन। गर्म पानी H2O, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना भाई पानी का। तो आपके क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे अपन क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका उपयोग पेट की अम्लीयता दूर करने वाली दवाइयों में किया जाता है। आ गई कि नहीं आ गई बात समझ में। आपने क्या किया है, सिर्फ उन धातुओं के नाम याद करे हैं कि कौन सा किस वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और करा दी और प्रोडक्ट जो है वो बना दिया। देखें आगे, देखिए सबसे पहले ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करने वाली धातुएं सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। तो देखो, सोडियम ने पानी के साथ रिएक्शन करी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया और हाइड्रोजन गैस बन गई। गरम जल के साथ किसने रिएक्शन करी, मैग्नीशियम ने रिएक्शन करी गरम पानी के साथ। तो क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस आपके यहाँ पर बन गई। आई कि नहीं आई चीज समझ में। अब अगर अपन बात करें कि कौन सी जो धातु है वो आपकी किसके साथ रिएक्शन करेगी, तो देखो सोडियम की जब अपन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो कुछ इस तरीके की अपने को देखने को मिलती है। अब अपन तीसरे नंबर पे पढ़ते हैं कि कौन सी धातुएं हैं जो आपके किसके साथ, भाप के साथ अभिक्रिया करेगी। किसके साथ, भाप के साथ धातु की अभिक्रिया को देखते हैं। तो बताओ भाप के साथ कौन कौन सी धातुओं ने रिएक्शन की थी, फटाफट बताओ। तो भाप के साथ अल्फांसो, भाई कौन कौन सी है, एल्यूमिनियम है, आयरन है और जिंक है कि नहीं है। तो आपके भाप के साथ किस किस ने रिएक्शन कर ली, इधर भाप के साथ कर ली एल्यूमिनियम ने, आयरन ने और जिंक ने। आई कुछ बात समझ में। देखिए इधर धातु की भाप के साथ अभिक्रिया, तो एल्यूमिनियम ने जब पानी के साथ रिएक्शन करी तो आपका Al2O3 बना और हाइड्रोजन गैस बन गई। आपके आयरन ने वाटर के साथ रिएक्शन करी तो आपके Fe3O4 आ जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस आ जाएगी। और धातुएं जो जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करती है वो कौन कौन सी है, तो जो आपके जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है वो है सोना, चांदी, लेड और साथ में आपके कॉपर। तो यहाँ पर अपने जो है ये बात कंप्लीट होती है कि आपकी जो धातुएं हैं उन्होंने पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, उसके बाद हमने देखा धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। कुछ आई समझ में, रिएक्शंस करना आ गया समझ में, कैसे किस तरीके से करते हैं। देखिए आज की इस क्लास के अंदर हमने जो है धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, जिसमें हमने धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले देखा धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया, जिसमें आपके धातु ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न होकर धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। जैसे आपके जिंक ऑक्साइड बन गया, जिंक ने ऑक्सीजन के साथ करी तो जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी तो कॉपर ऑक्साइड, यानी कि धातु ऑक्साइड का निर्माण हो गया। कुछ ऐसे धातु ऑक्साइड होते हैं जो कि अम्ल और क्षार दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, उन्हें अपन कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे आपका उभयधर्मी ऑक्साइड में एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड। अब ये जो आपके धातु ऑक्साइड होते हैं जो क्षार के साथ रिएक्शन करते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं और लवण तथा आपके जल बनाते हैं। इसके बाद हमने देखा धातुओं की किसके साथ रिएक्शन, पानी के साथ रिएक्शन।
जो धातुएं आपकी गर्म पानी के साथ रिएक्शन करेगी वो कौन सी है? गर्म पानी से नहा के मजा आ गया, यानी कि मैग्नीशियम। ठंडे जल के साथ नहा के कांपते हैं, यानी कि ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करेगी कौन? आपके सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनानेगा, आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसके बाद जो है हमने देखा भाप के साथ अभिक्रिया। तो ऐसी धातुएं जो भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं, तो अल्फांसो मैंगो की किस्म जिसके भाप जो है आसमान को छूते हैं, भाप और भाप दोनों आसमान को छूते हैं। तो आपके एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, इन्होंने क्या किया? भाप के साथ रिएक्शन करके जो है निर्माण किया, ठीक है, लवण का। इसके बाद कुछ धातुएं जो कि आपके वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करती हैं, ऐसी धातुएं होती हैं कौन कौन सी? सोना चांदी कॉपी करके जल से नहीं लड़ते हैं, यानी कि आपके Au, Ag, Cu यानी कि कॉपर और Pb लेड, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। अब अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे कि धातुओं की जो है अम्ल लवण के साथ रिएक्शन, अम्ल के साथ रिएक्शन, लवण के साथ रिएक्शन, अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इन रिएक्शंस को प्रैक्टिस करते रहिए, इनको खुद से करने की कोशिश कीजिए। मिलेंगे अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।